यूनियन बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई का योगदान बहुत कम रहा है। विदेशी इन्वेस्टमेंट आया तो लेकिन वो गया कहाँ? वो ज्यादातर हमारे स्टॉक मार्केट में गया। देश के 90% लोग इस बजट से निराश हैं। सिंह ने एफडीआई के गलत उपयोग की आलोचना की और आम जनता की निराशा जताई। विपक्ष के तौर पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पर कमी बताई। राजनीतिक हलकों में ये बयान बजट की कमियों को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एफडीआई को सही दिशा देने की जरूरत है। सस्टेनेबल विकास है देश में और सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एफडीआई का योगदान बहुत कम है। एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया जरूर, लेकिन आया कहाँ? हमारे शेयर मार्केट में आया कहाँ? हमारा जो रेयर खनिज है, जैसे सोना है, चांदी है, वहाँ आया और फायदा लेकर के वो लोग कंपनियां अपने निवेश को वापस ले गए, उसका प्रॉफिट भी ले गए। तो बजट में हम सबको ये जरूर अपेक्षा थी कि सस्टेनेबल विकास के लिए कुछ ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी लाएंगे जिससे लोगों को रोजगार सृजित हो और नौजवानों को काम की आशा जगे, गरीब आदमी के हाथों में पैसा आए ताकि मार्केट चले। लेकिन सब निराश हैं। 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री जी ने इस तरफ एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब समाज है, जो मिडिल क्लास है, उसको राहत कैसे मिल सके इस बजट से। तो उसको इग्नोर किया और इससे पूरे देश के 90% लोग जो है निराश हैं इस बजट से। यूनियन बजट 2026 पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एमएसएमई को प्राथमिकता की सराहना की। उन्होंने कहा, पहली बार सरकार ने एमएसएमई को बजट के सेंटर में रखा है। खंडेलवाल ने छोटे उद्योगों को बूस्ट देने पर जोर दिया। बजट में क्रेडिट गारंटी और सब्सिडी से एमएसएमई मजबूत होंगे। ये बयान बीजेपी की आर्थिक नीति को मजबूत करता है। विश्लेषकों के अनुसार इससे रोजगार बढ़ेगा। खंडेलवाल ने मोदी सरकार की पहल को ऐतिहासिक बताया। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बजट के केंद्र में सरकार ने एमएसएमई को रखा है। इससे ये स्पष्ट है कि 2047 का भारत का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें एमएसएमई सेक्टर एक ड्राइवर की भूमिका का निर्वाह करेगा। और उस नाते से एसएमई ग्रोथ फंड और जिस प्रकार के अन्य अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो साफ दर्शाते हैं कि ये इंक्लूसिव और कंक्लूसिव बजट है, जिसमें सभी वर्गों का कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में जब एक तरफ ग्लोबल चुनौतियां हैं, ऐसे में ये बजट एक समावेशी दस्तावेज है जो भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी के साथ आगे लेकर के जाएगा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप मैच से पीछे हटने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये बीसीसीआई के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अमीर क्रिकेटिंग बॉडी है। टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने दुनिया भर में टेररिज्म में पाकिस्तान के रोल का मुद्दा उठाया। जिन 26 लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले अपील करते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले जाने चाहिए। चतुर्वेदी ने सुरक्षा और नैतिकता पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अलग करने की मांग की। ये तो सबसे बड़ा थप्पड़ हमारे बीसीसीआई को है। सबसे पावरफुल रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी जो आईसीसी की मेंबर है बीसीसीआई, जिनको लगातार जब आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया भर गए थे उनके आतंकिस्तान के बारे में बात करने को, हम लगातार कहते आए। उनके परिवारजन, जो 26 मौतें हुई थी, उनके परिवारजन कहते आए कि पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलिए, पर दलील ये दी गई थी कि मैचेस कैंसिल नहीं हो सकते हैं, पेनल्टीज लगेंगी, फाइन्स लगेंगे, मैच
मैच फॉरफीट होगा, ये सब हमसे बातें की गई। हमने मैचेस खेले, हमें यहाँ तक कि मैचेस खेलने के बाद हमें जो कप मिलना था, यहाँ से जो मैचेस होने थे वो दुबई चले गए, कप मिलना था कप भी नहीं मिला। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये निर्णय लेकर कि इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, भले ही उनको पेनल्टीज लगे, फाइन लगे, जो भी पेनल्टीज ओलंपिक एसोसिएशन से लेकर जो भी हवाला दे रही थी, जो भी हवाला स्पोर्ट्स मिनिस्टर दे रहे थे, वो सब फेस करने को तैयार हैं और उन्होंने बॉयकॉट किया है। ये हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक से ये लोन लेकर आएंगे पेनल्टी फाइन देने का, पर साथ ही साथ उन्होंने एक स्टांस लिया जो हमारी BCCI पावरफुल होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना अपना कमिटमेंट ज्यादा जरूरी समझा ओवर द इमोशंस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जो लगातार कह रहे थे ये मैच नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमारे BCCI को। पाकिस्तान के T20 मैच से मना करने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कायरता की आलोचना की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का पीछे हटने और कायरता का लंबा इतिहास रहा है। 1948 में इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीछे हटने का वही इतिहास दोहराया गया। हम ICC से अपील करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बैन लगाया जाए। शाहदेव ने ऐतिहासिक उदाहरण देकर पाकिस्तान को घेरा, ICC नियमों का हवाला दिया। झारखंड में यह बयान राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काता है। देखिए, पाकिस्तान के भागने का, भगोड़ेपन का बहुत पुराना इतिहास है। 1947-48 में जब ये कश्मीर में घुस आए थे, तब उसके बाद भारतीय सेना ने इन्हें खदेड़ा था और भगोड़े भाग खड़े हुए थे। 1965 में भी इनको खदेड़ा गया था तो ये भगोड़े भागे थे। 1971 में तो हमारी सेना इनके मेनलैंड लाहौर और कराची तक पहुंच गई थी। तो भागने का इनका पुराना इतिहास रहा है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके इस तरीके के छक्के छुड़ाए गए कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मुझे भागकर अब बंकर में जो है वो शरण लेने की हमें सलाह दी गई थी सेना के द्वारा। तो भगोड़ों का क्या कहना, ये इनको पता है कि ये ना तो युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिकने वाले लोग हैं, ना तो लड़ाई के मैदान में टिकने वाले लोग हैं, और ना ही क्रिकेट के मैदान में। इसलिए इज्जत बचाते हुए इन्होंने समय रहते अपने आप को हटा लिया, क्योंकि इनको पता था कि इनको भारत जिस तरीके से युद्ध के मैदान में रौंदता है उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान में रौंद देगा। बल्कि हम तो ICC से अपील करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बैन करना चाहिए जो ICC के नियमों का पालन नहीं कर रही है। यूनियन बजट 2026 पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी प्रोपेगेंडा के नेता। चिदंबरम ने भी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी सही थे। उन्हें पता है कि इकोनॉमी जिंदा है। भारत दुनिया भर में निचले रैंक से चौथे स्थान पर आ गया है। पूनावाला ने आर्थिक उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस की आलोचना की। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, चैंपियन ऑफ सिनिसिज्म है, नवाब ऑफ नेगेटिविटी है। और इसीलिए जैसे ही बजट प्रस्तुत हुआ, पहले तो राहुल जी को समझा नहीं कि क्या बोले। फिर उसके बाद जैसे AI में प्रॉम्प्ट डाला जाता है तो प्रॉम्प्ट के बाद एक रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही रिस्पॉन्स देने लगे। और हर वर्ष उनका यही रिस्पॉन्स होता है, कोई नई बात नहीं बोलते। पर उनके रिस्पॉन्स से अब कांग्रेस भी किस प्रकार का रिस्पॉन्स दे रही है। चिदम्बरम जी, जिनको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ है, उनसे पूछा गया कि राहुल जी तो बोल रहे इकोनॉमी डेड है, तो चिदम्बरम जी को 4 बार पूछने पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल जी सही बोल रहे हैं, इकोनॉमी डेड है। उनको भी पता है इकोनॉमी इज अलाइव एंड किकिंग। उनको भी पता है कि 11वें स्थान से 4थे स्थान पे आए, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, लोएस्ट इन्फ्लेशन है। पर राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है और इसीलिए राहुल गांधी की अनर्गल बातों पर कांग्रेस भी सहमति नहीं जताती है। चाहे थरूर जी हो, चाहे राजीव शुक्ला जी हो, या चाहे चिदम्बरम जी हो, उन्होंने भी राहुल गांधी की इन बिन सिर पैर की बातों को खारिज कर दिया। यूनियन बजट 2026 पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने मिडिल क्लास फोकस की तारीफ की। उन्होंने कहा, कल लोकसभा में पेश किए गए बजट में पूरा फोकस मिडिल क्लास पर था। अग्रवाल ने टैक्स राहत और निवेश को सराहा। मध्यम वर्ग को राहत से उपभोग बढ़ेगा। ये बयान बीजेपी की जन समर्थन रणनीति दिखाता है। विश्लेषक सहमत हैं। कल लोकसभा में पेश बजट पर सर्वाधिक ध्यान मिडिल क्लास को ही दिया गया है। 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आरक्षित करना, और जब मूलभूत ढांचे में विकास होता है तो रोजगार का सृजन अपने आप होता है। इस बजट में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, 7
स्पीड एक्सप्रेस मतलब ट्रेन के रूट घोषित किए गए हैं। यह बजट टीयर 2 टीयर 3 5 लाख की आबादी को फोकस करके बनाया गया है, जहां हिंदुस्तान का मिडिल क्लास सर्वाधिक रहता है। इस बजट में आम जन की पूरी चिंता की गई है, इसीलिए बैटरी से लेकर गैस से लेकर सोलर पावर से लेकर सभी दैनिक उपयोग की चीजों को इसमें सस्ता किया गया। इस बजट के अंदर 17 कैंसर की दवाओं को और अन्य 7 बीमारियों से संबंधित जो रोजमर्रा की दवाएं हैं उसमें शुल्क में भारी कटौती की गई है, ताकि आम जन की पहुंच में सस्ती उपलब्ध हो। मैं समझता हूं कल का बजट विकास को उन्मुख लेकर है। कल के बजट में भविष्य के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संभावनाओं को बलवती किया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। यूनियन बजट 2026 पर मंत्री किरेन रिजिजू ने वैश्विक महत्व बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष बजट के पॉजिटिव पहलुओं को मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया आज भारत के बजट को देख रही है। रिजिजू ने विपक्ष की नकारात्मकता पर चुटकी ली। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को हाईलाइट किया। ये बयान सरकार की उपलब्धियों को मजबूत करता है। बजट तो विपक्ष तो बजट का अच्छा को देखने के लिए वो मंजूरी नहीं है, तो उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। पूरा दुनिया देख रहा है देश का बजट के बारे में कि आज भारत का बजट सिर्फ छोटा बजट सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, आज विश्व के लोग भी भारत के बजट को देखते हैं। अगर यूपीए सरकार का समय 2014 आखिरी जो बजट है उसमें से जितना बजट पेश किया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो 2 लाख करोड़, आज यहाँ 12.5 लाख करोड़ के आसपास हो गए। कितना जंप, कितना साइज बदल चुके हैं। तो बजट के बारे में तो कांग्रेस और उनके लोगों का जो सोच है वो इतना नकारात्मक है, इतना निगेटिव है कि वो लोगों को गलत संदेश देना चाहते हैं। दुनिया मानता है, ये हम झूठ बोल सकते हैं कि आज दुनिया में बड़े आर्थिक देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारत है। ये कोई झूठ बोलने का चीज़ है क्या? ये दुनिया देख रहा है। आज इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड पे आ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बड़े बड़े देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। आज भारत में सब निवेश करना चाहते हैं। हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। जो एक मोबाइल हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, आज हम कितने बिलियन डॉलर से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गाड़ी रिकॉर्ड नंबर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज़ सबके सामने में होते हुए भी अगर दिखाई नहीं देता है तो मैं अंधा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो देखने के लिए नहीं चाहते हैं। कर्नाटक में उर्दू स्कूलों के समय बदलाव पर विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता विनोद बंसल ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कर्नाटक तेजी से चरमपंथी तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण में पूरी तरह शामिल दिखती है। बंसल ने बच्चों पर प्रभाव की आलोचना की। हिंदू संगठनों में विरोध बढ़ा। कर्नाटक एक जिहादी नाटक का केंद्र बनता चला जा रहा है। जिस प्रकार से राज्य सरकार जिहादी तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ डूबी हुई है, वो इसमें इतनी अंधी हो गई है, लगता है कि बच्चों के अंदर भी मजहबी आधार पर भेदभाव करके उनको बांटना चाहते हैं। शिक्षा के केंद्र एकता और एकात्मता और बंधुत्व के केंद्र होते हैं। वहाँ पर जो बच्चा है वो अपना जीवन बनाता है। अभी उसके बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करके उनको बर्बाद करना चाहते हैं। मजहबी आधार पर बच्चों का विभाजन करना चाहते हैं। रमजान का 8 बजे से करने से, समय बदलने से क्या कोई रमजान खत्म हो जाएगा क्या? क्या रमजान जिस दौरान बच्चों की जो विद्यालय रहेगा उस दौरान क्या रमजान नहीं रहता क्या? या उसके छुट्टियां कम ज़्यादा करने से, कोई टाइम टेबल बदलने से उनको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? और इस तरह के बेनिफिट अगर आप मजहबी आधार पर देते हैं तो क्या नवरात्रों में आप छुट्टी करोगे क्या? नवरात्रों की छुट्टी नहीं करते लोग, जहाँ हमारा पूरा 9 दिन तक का व्रत होता है। हिंदू बच्चों को तो टीका लगाना, मूली लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और जिहादियों को आप छुट्टी दोगे, उनका टाइम टेबल बदलोगे? ये तुष्टीकरण की हद है।
कांग्रेस को इस बारे में अंतिम चिंतन करना चाहिए और इस तरह का डिसीजन विभाजनकारी परंपरा को बलवती देता है और इससे इसको बाज आना चाहिए। पाकिस्तान के T20 मैच मना करने पर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलने से रोक देना चाहिए था। उस समय हमने सवाल उठाया था कि भारत क्यों खेल रहा है। सिंह ने सुरक्षा पर जोर दिया, विपक्ष की पूर्व स्टैंड को जस्टिफाई किया। क्रिकेट बहिष्कार की बहस तेज। भारत को ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद मना कर देना चाहिए था। हम लोगों ने उस समय भी सवाल उठाया था कि आखिर भारत खेल क्यों रहा है। अगर भारत खेल रहा है तो कहीं ना कहीं, और वो भी पाकिस्तान के साथ जिसने हमारे यहाँ आतंकवादियों को शह दी, आतंकवादियों से हमला करवाया और निर्दोष नागरिक मारे गए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय था। उसके बाद भी आप खेलते रहे, उसके बाद भी आप सहजता बनी रही, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कृत्य किया है, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहूंगा कि प्रतिबंध लगाना चाहिए, सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और भारत को भी इस मुद्दे को ले जाना चाहिए कि पाकिस्तान एक तरीके से तमाचा मार रहा है, एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विक्टिम हम हैं, जबकि मारे हमारे लोग जा रहे हैं उनके कृत्य के द्वारा। तो इस तरीके की इसको जो है कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करना चाहिए और भारत को फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रंट फुट पर इस पर रहना चाहिए। जैसे हम विदेशों में गए, अपनी बातें रखे, लेकिन आज क्या हुआ, पहले ही हमारा प्रतिबंध आना चाहिए था, जिसमें भारत सरकार और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व फेल होता नजर आ रहा है। बिहार बजट पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा, देखिए आज प्रोसेस शुरू होगा। जब केंद्रीय बजट से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है तो बिहार का बजट क्या देगा, हम तब इस पर बहस करेंगे। वीरेंद्र ने जनता हित पर सवाल उठाए, राज्य बजट की समीक्षा का ऐलान किया। देखिए आज प्रारंभ होगा जब केंद्र के बजट से जनता को कोई लाभ नहीं होगा तो बिहार के बजट से क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। जब बजट पेश होगा तब हम लोग उस पर बहस करने का काम करेंगे, देखेंगे कि बिहार का बजट क्या होगा। हमको लगता है कि ये सरकार घिसी पिटी बजट ही लाएगी जिससे न नौजवानों को, न किसानों को, न छात्र छात्राओं को, न महिलाओं को कोई लाभ मिलने वाला है। इसलिए आप पत्रकार बंधु हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोग से मेरा गुजारिश होगा कि बिहार में जिस तरह से नीट छात्रा के साथ घटना घटित है, ये आप इसको निश्चित रूप से हाईलाइट करने का काम कीजिए और जो लोग, चाहे एनडीए के लोग हो, चाहे कोई भी लोग हो, उसमें शामिल हो, उस पर निश्चित रूप से उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सजा नहीं मिलेगी तो हमारे बहू बेटी के साथ, आपके बहू बेटी के साथ ऐसा ही होगा जो ये नीट छात्रा के साथ हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।